हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा, कल आपका एग्जाम होने जा रहा है फिजिक्स का। तो अब बहुत सारे वीडियो जो रिवीजन स्ट्रेटजी के थे, मैंने आपके सामने वो सारी शेयर किए जो भी इम्पोर्टेंट थे। बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो भी मैंने शेयर अप किए। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, सर बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, सर ग्रेविटेशन का वीडियो डालिए। तो बाकी तो हमने किया है सारा, क्योंकि ग्रेविटेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कुछ बच्चों को। तो इस सिलसिले में बेटा मैंने ग्रेविटेशन का वीडियो डाला है। कल आपका एग्जाम में अगर पॉसिबल हो सके तो इस वीडियो को आप नज़र दे दो बेटा। थोड़ी बहुत जिसको प्रॉब्लम हो रही थी ग्रेविटेशन के चैप्टर में, तो आई होप कि उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है बेटा, मुझे पता है आप सब एग्जाम के साथ बिजी हो, कल आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो लेकिन बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, सर ग्रेविटेशन पे वीडियो बनाइए, ग्रेविटेशन पे वीडियो बनाइए। मैं भी बिजी था, बहुत सारा काम था। तो थोड़ा बहुत जो वीडियो ग्रेविटेशन का है, बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, आपको पता है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ज्यादा डिस्कस करता हूं बेटा। तो वो क्वेश्चंस आपके सामने मैं आपके सामने पेश करता हूं। ठीक है बेटा। तो ये पहला क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का। स्टेट केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है बेटा। ये आपको स्टेट करने हैं और एक्सप्लेन करना है। ठीक है बेटा। आपको पता है केप्लर जो है उसके तीन लॉज हम पढ़ते हैं। कितने लॉज? तीन लॉज। सो लॉ नंबर वन जो है केप्लर्स लॉज का, लॉ नंबर वन है। क्या है बेटा लॉ नंबर वन? इसको हम बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। हाँ सर, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स पहला लॉ होता है। ठीक है, केप्लर्स लॉ का। तो ये लॉ क्या स्टेट करता है बेटा? ये लॉ बोलता है बेटा, ये मैंने एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाया। हाँ सर, आपने इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाया। हाँ, इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये बेटा मैंने एक चीज बनाई। तो ये बोलता है बेटा, ये जो प्लेनेट जो है, प्लेनेट आप मानो ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट है बेटा, ये प्लेनेट मैंने बनाया। प्लेनेट जो है बेटा, प्लेनेट मैंने पी बनाया। प्लेनेट रिवॉल्व होता है अराउंड द सन। सन के अराउंड रिवॉल्व होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। लेकिन सन जो है बेटा, सन जो है वो सेंटर पे नहीं है। सन सेंटर पे नहीं है। सन कहां पे है? यहां पे फोकस पे। यहां पे मैंने सन बनाया बेटा, और ये प्लेनेट है। और ये वाला पॉइंट प्लेनेट का सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है, सन के नजदीक है। आप देखो, सन के नजदीक है क्लोजेस्ट पॉइंट, और ये प्लेनेट है। ठीक है, मैं लिखूंगा इसको यहां पे पूरा, प्लेनेट, PLANET। ठीक है, और ये प्लेनेट का फारदेस्ट पॉइंट है, ये प्लेनेट का नियरेस्ट पॉइंट है। ठीक है, और ये प्लेनेट का फारदेस्ट पॉइंट है। नियरेस्ट पॉइंट एंड फारदेस्ट पॉइंट। ये जो नियरेस्ट पॉइंट है बेटा, नियरेस्ट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पेरीहीलियन। पेरीहीलियन। ठीक है, और जो फारदेस्ट पॉइंट है इसको हम बोलते हैं एपीहीलियन। क्या बोलते हैं? एपीहीलियन। ठीक है, और सन फोकस पे है, ये सेंटर पे नहीं है बेटा। सन जो है सेंटर पे नहीं है। ये हुआ क्या बोलता है लॉ ऑफ ऑर्बिट? सन जो प्लैनेट जो है रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन। सन जो है सेंटर पे नहीं है, फोकस पे है। ठीक है, और ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल है। नियरेस्ट पॉइंट होगा, फारदेस्ट पॉइंट होगा। नियरेस्ट पॉइंट का नाम पेरीहीलियम, फारदेस्ट पॉइंट का नाम एपीहीलियम। ये पहला लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। चलो बेटा, उसी के साथ अब दूसरा लॉ होगा जिसको हम बोलेंगे बेटा, दूसरे लॉ को हम बोलेंगे लॉ ऑफ एरियाज। क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ एरियाज, एरियाज का लॉ। ठीक है बेटा, तो लॉ ऑफ एरियाज क्या बोलता है? द लाइन, देखो बेटा, ये मैं फिर से एक बार ये इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाऊंगा। ठीक है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो ये रही बेटा लाइन। अब देखो बेटा, यहां पे सन है। ठीक है बेटा, ये यहां पे, ये यहां पे बेटा सन है, यहां पे सन है। ठीक, और आप मानो बेटा यहां पे कहीं पे प्लेनेट है। ठीक, सन से लेकर प्लेनेट तक की जो लाइन है, सन से लेकर प्लेनेट तक की जो लाइन है, ये जब प्लेनेट चलेगा, प्लेनेट जब चलेगा अराउंड द ऑर्बिट, ठीक, ये यहां से यहां तक चला। अब मानो
फॉर एग्जाम्पल बेटा आप मानो ये पॉइंट आप रखो ए पॉइंट, ये पॉइंट ए पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट बी पॉइंट आपने रखा। प्लैनेट चलेगा बेटा ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक चला, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक चला। तो सेंटर पे सन के साथ इसने कुछ एरिया बनाया इन टाइम इंटरवल टी। आप मानो टाइम इंटरवल टी है, टाइम इंटरवल टी में इसने कुछ एरिया स्वैप किया। प्लैनेट चला ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक जब प्लैनेट चला, ए ये प्लैनेट है बेटा, यहां पे प्लैनेट है, प्लैनेट चला पॉइंट ए से लेकर बी तक और टाइम लगा इसका टी, ठीक। इस टाइम टी में इसने कुछ एरिया स्वैप किया। अगर बेटा यहां पे एक पॉइंट है सी, यहां पे एक पॉइंट है डी, ये मैंने बनाया बेटा, ये भी सन जो है सी से लेकर डी तक, जब प्लैनेट चलेगा सी से लेकर डी तक, तो सन के पास ये कुछ एरिया स्वैप करेगा। अगर ये टाइम टी है बेटा, अगर ये टाइम टी है, यहां पे ए से लेकर बी तक का टाइम टी, सी से लेकर डी तक का टाइम जो है टी, तो ये इक्वल एरिया स्वैप करेगा। क्या करेगा? स्वैप इक्वल। सो यहां का एरिया अगर A1, यहां का एरिया A2, टाइम बराबर है ना, यहां का टाइम टी, यहां का टाइम टी, टाइम अगर बराबर है तो इक्वल एरिया स्वीप करेगा। स्वीप करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल। जितना, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है, ए से लेकर बी तक जितना टाइम उतना ही टाइम सी से लेकर डी तक। अगर टाइम सेम है तो एरिया सेम है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? एरियल वेलोसिटी जो है, इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बेटा? एरियल वेलोसिटी। एरिया स्वीप करने की वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। एरियल वेलोसिटी जो है बेटा ये कांस्टेंट होती है प्लैनेट की। तो हम ऐसे इस लॉ को यूजुअली इस तरह से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है बेटा? द लाइन, इस तरह से आप लिखोगे बेटा, द लाइन। हाँ सर, द लाइन, वेरी गुड। द लाइन दैट जॉइन्स, द लाइन दैट जॉइन्स any planet to the sun, covers equal areas in equal time interval, in equal time interval। ठीक है, ठीक है बेटा। इसका दूसरा स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो, एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कांस्टेंट। ठीक है, एरियल वेलोसिटी dA/dt, इसको हम बोलते हैं क्या? एरियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है बेटा, एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। और ये लॉ जो है, इट इज एन आउटकम ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ही आउटकम है। ये हुआ बेटा केपलर का दूसरा लॉ। पहला लॉ था, फिर दूसरा लॉ। अब बेटा तीसरा लॉ है। क्या है? तीसरा लॉ। अब ये बेटा प्लैनेट की ऑर्बिट है। एक यहां पे सन है बेटा, सेंटर पे सन है, सेंटर पे सन है। होए ये रहा बेटा सेंटर पे सन। ठीक, यहां पे बेटा इस तरह से एक प्लैनेट रिवॉल्व करता है। ठीक, और आप मानो एवरेज रेडियस, क्योंकि रेडियस तो ये तो आर नहीं आएगा क्योंकि ये सर्कल नहीं है, यहां से रेडियस कम है, यहां से रेडियस ज्यादा। चलो एवरेज रेडियस में आर मानूंगा, एवरेज रेडियस आर। अगर एवरेज रेडियस आर है और प्लैनेट इस तरह से घूमा, घूमने का टाइम इसको टी लगा, इस टाइम पीरियड और इस आर के बीच में रिलेशन है, स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ ऑर्बिटल रेडियस। ये बिट रेडियस है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसको हम बोलते हैं बेटा, इसको इस तरह से लॉ ऑफ पीरियड्स भी इसको बोलते हैं। लॉ ऑफ पीरियड्स। जरा क्या बोलता है ये लॉ ऑफ पीरियड्स बेटा? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन
is directly proportional to cube of semi-major axes, to cube of semi-major axes. ठीक है बेटा, ये तीसरा ला है। कितने ला हो गए? 3 ला। केप्लर का पहला ला, केप्लर का दूसरा ला, केप्लर का तीसरा ला। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिराइव इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चलो बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की इक्वेशन आपको डिराइव करनी है बेटा। देखो बेटा, ये मैंने अर्थ बनाया, हाँ सर ये आपने अर्थ बनाया, ये मैंने अर्थ बनाया, तो यहां तक आप मानो यहां तक इसका ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, डॉटेड बनाया मैंने। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको लाना है एक मास। क्या लाना है बेटा? मास, यूनिट मास लाना है, यूनिट मास लाना है। यूनिट मास मीन्स मास का वैल्यू है 1। कहां से कहां? इंफिनिटी से लाना है टू यहां पे एक पॉइंट P है, इंफिनिटी से लाना है पॉइंट P, और ये पॉइंट P जो है ये फील्ड के अंदर है। इंफिनिटी हुआ फील्ड के बाहर, वहां से पॉइंट आपको लाना है, वहां से एक मास लाना है, इंफिनिटी से लेकर पॉइंट P तक लाना है। इसमें जो वर्क डन, क्योंकि अब मैंने यूनिट मास ही लिया, इसमें जो वर्क डन होगा बेटा, वर्क डन ऑन यूनिट मास, या पर यूनिट मास भी आप बोल सकते हो, टू ब्रिंग मास कहां से कहां? फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, इंफिनिटी से टू पॉइंट P आपने लाया। ये जो वर्क डन पर यूनिट मास है, इसी का नाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चलो बेटा, अगर हम यहां से सेंटर ऑफ अर्थ से लेंगे, यहां से यहां तक आपने लाया, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। अच्छा, R हम रखेंगे डिस्टेंस। जरा A के पास R का वैल्यू कितना है? इंफिनिटी। B के पास R का वैल्यू हम रखेंगे स्मॉल r के बराबर, ठीक है। B के पास R, A के पास इंफिनिटी, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो बेटा, जरा बेटा जब आप लाओगे बेटा, आप मुझे बोलो बेटा फोर्स कितना है। पहले वर्क मुझे कैलकुलेट करना है, वर्क डन के लिए पहले फोर्स आपको पता होनी चाहिए। जरा बेटा, एट अ डिस्टेंस x, अगर पार्टिकल है एट अ डिस्टेंस x, कोई भी डिस्टेंस x, और ये x वेरी हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक वेरिएबल, चलो मैं यहां से सेंटर ऑफ अर्थ से अब वेरिएबल जो है वो x लूंगा, ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। सेंटर ऑफ अर्थ से मैंने डिस्टेंस x लिया। अच्छा, इस x का वैल्यू इंफिनिटी है, इसी x का वैल्यू r है, ये x है, इसके लिमिट्स क्या है? इसको लाना है इंफिनिटी से लेकर r तक लाना है। इंफिनिटी कहां पे है? पॉइंट A। r कहां पे है? जहां पे आपने लाया, कहां पे आपने लाया? पॉइंट P। इतना क्लियर है बेटा? बिल्कुल सर, इतना क्लियर है। अच्छा, आप मुझे बोलो बेटे फोर्स कितना है? पहले फोर्स कितना है? फोर्स होगा G कैपिटल M, स्मॉल m का वैल्यू 1, क्योंकि पॉइंट मास का वैल्यू हमने 1 लिया, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये रहा बेटा फोर्स ऑन यूनिट मास। ये क्या है बेटा? फोर्स ऑन यूनिट मास। एक यूनिट मास जनरल में आपने डिस्टेंस x पे रखा, ठीक है, ये फोर्स है। आप मुझे बोलो बेटा फोर्स, इस फोर्स से आपको वर्क डन निकालना है। हाँ सर, वर्क डन निकालना है। वर्क डन की फॉर्मूला क्या? ये फोर्स पे डिपेंड करता है। ये जो फोर्स है बेटा, क्या ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स? आप बोलोगे सर इसमें x है, x तो वेरिएबल है, इसका मतलब है फोर्स वेरिएबल है। जरा वेरिएबल फोर्स की वर्क डन की फॉर्मूला क्या है? अरे रे 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 रे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ FdX। ये है, ये फॉर्मूला क्यों लगाई मैंने बेटा? वेरिएबल फोर्स है, कहां से कहां लाना है? इंफिनिटी से लेकर R के पास लाना है। ये है बेटा फॉर्मूला। हुई हुई। चलो बेटा, फोर्स का वैल्यू डालो, यहां पे आपको वर्क डन आएगा। क्या आएगी वर्क डन की फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा फोर्स का वैल्यू क्या है? फोर्स का वैल्यू क्या है? GM डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dx, फ्रॉम इंफिनिटी से लेकर R तक लाना है। जरा वर्क डन कितना आएगा बेटा? GM इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x स्क्वायर dx, इंफिनिटी से R तक, वो आएगा बेटा GM इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -2 dx, इंफिनिटी से लेकर R तक। ठीक है बेटे, चलो बेटा वर्क डन कितना आएगा? GM
एक्स पावर -2 की इंटीग्रेशन एक्स पावर -2 + 1 -2 + 1, कहां से कहां, इन्फिनिटी से आर तक। ये बेटा आपको आएगा -gm, ये ना नीचे -1 आएगा, यही हमने बाहर निकाला, -gm, हाँ यह आएगा एक्स पावर -1 इन्फिनिटी से आर तक। वर्क डन -gm, ये आएगा 1/x इन्फिनिटी आर। यही आया बेटा, बिल्कुल सर यही आया। चलो बेटा वर्क डन की फॉर्मूला क्या आएगी, -gm, लिमिट डालो, अपर लिमिट क्या है आर, आपको 1/r -1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर, सो वर्क डन आपको आया -gm डिवाइडेड बाई आर। ये आपने वर्क डन किस पे लगाई, यूनिट मास पे, क्योंकि मैंने जो पॉइंट मास लिया इसका वैल्यू तो 1 लिया ना, यहां पे पॉइंट मास का वैल्यू जो है वो तो 1 लिया, इसी वर्क डन ऑन यूनिट मास को, इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो इट इज वर्क डन, ये वर्क डन है ऑन यूनिट मास, वर्क डन ऑन यूनिट मास, इसी का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यू से रिप्रेजेंट करेंगे -gm डिवाइडेड बाय आर, ये आपकी फाइनल फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसी के साथ चलो मैं पहले बाकी क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें मास m लेना है। वहां यहां पे देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे डिराइव करोगे, आपने यहां पॉइंट मास का वैल्यू कितना लिया, 1 लिया ना। अगर आप m ही रखोगे स्मॉल m, अगर आप स्मॉल m ही रखोगे, उसमें जो वर्क डन है उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u जो है -g कैपिटल M स्मॉल m बाय r आएगी बेटा। स्मॉल क्योंकि इसमें जो स्मॉल m जो हमने 1 डाला था वो 1 नहीं डालना है, स्मॉल m ही रखना है, कंटिन्यू आएगी। ठीक है, तो डिराइवेशन सेम आएगी, सिर्फ स्मॉल m का वैल्यू 1 नहीं डालना है, आपको स्मॉल m ही रखना है। इस केस में जो टोटल वर्क डन होगी उसी को हम बोलते हैं। चलो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, डिराइव एन एक्सेलरेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ g विद हाइट। पहले आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वेशन निकालोगे, फिर इसका इफेक्ट देखना है हाइट की वजह से। चलो बेटा आप देखो, ये मैंने अर्थ बनाया बेटा, ये है बेटा अर्थ। चलो बेटा सरफेस ऑफ अर्थ के नजदीक हम देखेंगे, सरफेस ऑफ अर्थ, ये सरफेस ऑफ अर्थ लिया। अच्छा, सरफेस ऑफ अर्थ के कितने दूर है, ये सेंटर से लेकर सरफेस तक रेडियस है r, और मास है इस पार्टिकल का m, अर्थ का मास है कैपिटल M। ठीक है बेटा, व्हाट इज फोर्स, जरा इस पे फोर्स निकालो, होए होए, फोर्स ऑन स्मॉल m, जरा स्मॉल m पे फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यही तो है बेटा फोर्स, यही है फोर्स। अच्छा, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पार्टिकल में जो एक्सेलरेशन है उसी एक्सेलरेशन का नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बिल्कुल सर, आप बोलोगे सर फॉर स्मॉल m को हम लगाएंगे फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो बेटा, अच्छा जरा बेटा ये फोर्स आपने लगाया, इसको क्या लिखोगे, स्मॉल mg इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। m के साथ गया, स्मॉल g आपको आया gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेशन gm बाय व्हाट इज g, स्मॉल कैपिटल G जो है इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज कैपिटल M, कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ और r है रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी है ही नहीं, मास ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। इतना ठीक है। चलो बेटा आप इसका वेरिएशन हाइट से इसका वेरिएशन देखना है। चलो बेटा, और यहां पे एक चीज आप याद रखा करो, जब भी आपको GM आएगा, आप क्रॉस करके देखो, ना ये GM है ना, क्रॉस जाएगा, GM आपको आएगा स्मॉल g r स्क्वायर के बराबर। देखो बेटा ये है बेटा अर्थ, अर्थ का रेडियस कितना है बेटा, r है। ये r है बेटा,
यहां पे आपने एक पार्टिकल पी लिया, ठीक है, पार्टिकल पी लिया, और पार्टिकल पी की हाइट आपने क्या रखी बेटा, हाइट एच पे रखा, हाइट एच पे रखा, ठीक है। आपको यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब जी स्मॉल जी नहीं रहेगा, स्मॉल जी था वो लेकिन सरफेस ऑफ अर्थ पे था, अरे ऊपर कहां से स्मॉल जी आएगा, यही आपको देखना है बेटा। चलो बेटा, सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, जरा सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का वैल्यू कितना, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, पॉइंट पी, पॉइंट पी के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना, जी नहीं आएगा अपने सर, जी डैश आएगा, पॉइंट पी तो ऊपर है, वहां पे जी डैश आपको आएगा बेटा जी एम। अच्छा, नीचे है ना डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस अब आर नहीं है, ये आर प्लस एच आएगा, आपको आएगा आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये आएगा बेटा जी डैश। ठीक है बेटा, कुछ नहीं, इन दो को आप डिवाइड करो आपस में, आपको आंसर आएगा। क्योंकि सर डिवाइड कीजिए, चलो डिवाइड, इसको 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 1 और 2 को आप डिवाइड करो आपस में, अरे कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अगर आप 1 और 2 को डिवाइड करोगे आपको आएगा जी डैश डिवाइडेड बाई जी, यहां पे आपको आएगा बेटा आर स्क्वायर, नीचे आएगा आर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आप देखो बाकी आंसर, ये क्रॉस जाएगा, जी डैश आपको आएगा जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच स्क्वायर। ये रहा बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट है। सो हाइट, जब हाइट ऊपर जाओगे आप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी नहीं बचेगा बेटा, ये कितना आएगा, जी डैश आएगा, कितना आएगा, जी डैश आएगा, और जी डैश का वैल्यू ये है आपके सामने, मैंने जी डैश का वैल्यू डाला। अब इसमें बेटा अप्रोक्सीमेशन है, मैं आपको दिखाऊंगा वो अप्रोक्सीमेशन क्या होती है। जी डैश आप बोलोगे जी आर स्क्वायर, नीचे अगर आप आर स्क्वायर कॉमन निकालोगे आपको आएगा 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर, ये इसके साथ गया, इसमें ये थोड़ी अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। जरा जी डैश किसके बराबर आएगा, अब बोलोगे सर जी, यहां पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एच बाई आर, लेकिन ये डिवाइड में 2 था ना पावर, ऊपर आएगा -2, ठीक है। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन, अगर h मच मोर लेस देन r है, अगर h मच मोर लेस देन r है, बहुत कम हाइट है, तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, जी डैश इक्वल टू जी 1 प्लस ये -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा h बाई आर को, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है बेटा। जी डैश आपको आएगा जी 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई आर, ये रहा बेटा आपकी बाइनोमियल। ये लेकिन अप्रोक्सीमेशन है, ये हमेशा वैलिड नहीं है, बोर्ड एग्जाम में तो ये पूछा जाता है लेकिन ये हमेशा वैलिड नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन है जब स्मॉल हाइट हो। ठीक है बेटा, चलो बेटा, डिराइव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। अब डेप्थ पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन देखना है बेटा। देखो कि मैंने सरफेस ऑफ अर्थ बनाई, बिल्कुल सर आपने सरफेस ऑफ अर्थ बनाई। चलो बेटा, सरफेस ऑफ अर्थ सेंटर से लेकर यहां तक की रेडियस जो है वो आर है, रेडियस जो है बेटा आर है। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप क्या करोगे सर, क्या करेंगे, येलो से मैं बनाऊंगा दूसरा, यहां पे आपने एक डेप्थ डी, ये मैंने बोला यहां पे, हाँ सर ये आपने डेप्थ डी, ये डेप्थ डी है। आप नीचे आए, किस डेप्थ पे आए आप, अब यहां पे आए, किस डेप्थ पे आए आप, डी डेप्थ पे आए। यहां पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ऊपर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, यहां पे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश, और अब यहां की रेडियस जो छोटी ये स्फीयर बनी, जो डॉटेड मैंने बनाई, क्या इसकी रेडियस आर होगी, अब नो सर इसकी रेडियस है आर माइनस डी। अच्छा, ये है पॉइंट ए, ये है बेटा पॉइंट बी अंदर। चलो बेटा, जरा एट सरफेस, सरफेस, सरफेस है बेटा पॉइंट ए, है सरफेस, ये रहा बेटा सरफेस वाला पॉइंट। जरा सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू स्मॉल जी है, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एम है मास, लेकिन मास को आप डेंसिटी में, क्योंकि मुझे इफेक्ट ऑफ डेप्थ देखना है, क्योंकि अगर मैं मास कंसिडर करूं, देखो बेटा सरफेस पे मास तो एम आएगा, लेकिन डेप्थ में तो मास एम तो नहीं आएगा ना, जो सरफेस पे मास टोटल मास आएगा एम लिखोगे, लेकिन जब आप डेप्थ में जाओगे, डेप्थ में जाओगे उस टाइम छोटी वाली स्फीयर आएगी, उसका मास तो एम नहीं है,
फिर मास निकालने में दिक्कत आएगी। हम मास वाली फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, डेंसिटी वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि डेंसिटी अर्थ की सेम है, चाहे बड़ी स्फीयर हो या छोटी स्फीयर हो। चलो बेटा, आप क्या करोगे, आप लोग सर करना क्या है, मास, मास किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो। चलो बेटा बोलो, स्मॉल जी किसके बराबर है, जी बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है रो। ठीक है बेटा, जरा स्मॉल जी किसके बराबर है, जी बाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब और डेंसिटी है रो। 2 आर के साथ गई, जरा स्मॉल जी किसके बराबर आया, 4/3 पाई आर रो इंटू कैपिटल जी। ये रहा बेटा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। ठीक है, चलो बेटा, एट अ डेप्थ डी, एट अ डेप्थ डी, ठीक है, डेप्थ डी पे यही फॉर्मूला आप यूज करो। क्या डेप्थ डी पे रेडियस आर आएगा, अच्छा ऊपर तो रेडियस आर था, ऊपर तो रेडियस जब ए पे था रेडियस तो आर था, लेकिन जब ये यहां पे जाएगा क्या रेडियस आर आएगा, नो सर, आर माइनस डी आएगा, आर माइनस डी आएगा। चलो बेटा बोलो, जी डैश किसके बराबर आएगा, यही फॉर्मूला यूज करो, 4/3 पाई, लेकिन आर के बदले क्योंकि जी डैश है डेप्थ पे है, सो आप लिखोगे आर माइनस डी। होए होए, आर माइनस, फिर आएगा रो, फिर आएगा जी। वेरी वेरी गुड, दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 रखेंगे राम। चलो जी डैश बाई जी करो बेटा, 4/3 पाई, 4/3 पाई जाएगा, रो जाएगा, जी जाएगा, आपको आएगा आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, सो जी डैश बाई जी आपको आएगा 1 माइनस डी बाई आर, मैंने आर से दोनों को डिवाइड किया। चलो बेटा क्रॉस मल्टीपल लगाओ, जरा जी डैश किसके बराबर आएगा, जी, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर। ये रहा बेटा आपका आंसर, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एस्केप वेलोसिटी एंड डिराइव इक्वेशन फॉर इट। जरा एस्केप वेलोसिटी डिफाइन करो और इसकी इक्वेशन डिराइव करो। चलो बेटा, अब क्या है बेटा, आप मानो ये है अर्थ की सरफेस, अर्थ के अराउंड क्या है बेटा, अर्थ के अराउंड ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब हमें सरफेस ऑफ अर्थ से लगाना है, चलो सरफेस ऑफ अर्थ की बात करूंगा मैं, ये सरफेस ऑफ अर्थ से ऐसी वेलोसिटी देनी है, ऐसी वेलोसिटी देनी है ताकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करके स्पेस में चला जाए। जो वेलोसिटी मैंने अर्थ के सरफेस पे दी ताकि ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस में चला जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम किया उसने, उस वेलोसिटी का नाम एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, सो ये इसकी डेफिनेशन है। सो मिनिमम वेलोसिटी, जो मिनिमम वेलोसिटी हम देंगे, मिनिमम वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट को देंगे ताकि ये एस्केप करे, किसको एस्केप करे, ताकि ये एस्केप करे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ को, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ को एस्केप करे, उस वेलोसिटी का नाम एस्केप वेलोसिटी। अब आपको इसकी इक्वेशन डिराइव करनी है। इसकी इक्वेशन डिराइव करने के बेटे बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम यूज करते हैं, उससे निकलता है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे बेटा, उससे अक्सर उसी से सॉल्व किया जाता है ये क्वेश्चन। आप देखो बेटा, मैंने ये अर्थ बनाया, देखो बेटा ये मैंने अर्थ बनाया, ठीक है, आपने यहां पे वेलोसिटी दी, सरफेस पे वेलोसिटी दी, कौन सी वेलोसिटी दी, एस्केप वेलोसिटी, वीई एस्केप वेलोसिटी, और सेंटर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो थी वो आर थी, वो आर थी। सो सरफेस ऑफ अर्थ ए के पास दो एनर्जीज है, एक काइनेटिक दूसरी पोटेंशियल। चलो बेटा हम लिखेंगे एट ए दो एनर्जीज है, टोटल एनर्जी जो है उसमें दो एनर्जी, जरा कौन कौन सी है, काइनेटिक, काइनेटिक किसके बराबर, हाफ ऑफ एम, एम है मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को हमने चलाया, इनटू वीई स्क्वायर, और है पोटेंशियल, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो किसके बराबर, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। ये आपको पता है, जी एम एम बाई आर, हाँ, जी एम एम बाई डिस्टेंस, ये है टोटल एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट स्पेस में चला गया,
स्पेस में, वहां पे रुक गया, वहां पे रुक गया, वहां पे वेलोसिटी 0 बन गई। इसमें बहुत सारी कंडीशन है, अगर स्पेस में 0 नहीं बन गई वो एंट्रेंस टाइप है, उसके लिए मैंने ग्रेविटेशन का एक शॉट 5.5 घंटे का वीडियो डाला है, वो आप डिटेल में देख सकते हो मुझे बोर्ड एग्जाम के लिए। स्पेस में हम मानेंगे ऑब्जेक्ट रुक गया, वहां पे ऑब्जेक्ट रुक गया, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, काइनेटिक खत्म स्पेस में। अच्छा, स्पेस में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है, पोटेंशियल भी नहीं है, सो स्पेस में टोटल एनर्जी का वैल्यू 0 के बराबर है। हाँ, सो एट स्पेस, एट चलो स्पेस में रखेंगे बी, एट बी टोटल एनर्जी इक्वल टू 0। ठीक है, ये 1 ये 2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है बेटा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, इसका मतलब है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, टोटल एनर्जी 0 के बराबर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चलो बेटा ट्रांसफर करो, आपको आएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, एम एम के साथ गया, इसकी वेलोसिटी आपको आएगा अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय आर, ये आपकी फॉर्मूला है, इसकी वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2gm बाय आर। ठीक है, सो एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर आया, अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय आर। आपको पता है बेटा gm किसके बराबर है, gr स्क्वायर। ठीक है, जरा एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ 2gm किसके बराबर है, gr स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर आर, सो एस्केप वेलोसिटी आया अंडर रूट ऑफ 2gr। ये दो फॉर्मूलाज है बेटा एस्केप वेलोसिटी की, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एस्केप वेलोसिटी जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो स्मॉल एम कहीं पे एग्जिस्ट है ही नहीं, यहां पे कैपिटल एम है बेटा, कैपिटल एम है, मास ऑफ प्लैनेट है बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट, डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट। तो अब क्या करना है बेटा, आप मानो ये है आपका अर्थ, ठीक है, चलो यहां पे मैं एक छोटा सा पहाड़ मानूंगा, आपको अब क्या करना है बेटा, आपको अब जो सैटेलाइट है, यहां एक सैटेलाइट है बेटा, ये मैंने एक सैटेलाइट बनाई बेटा, इस सैटेलाइट को आपने इतनी वेलोसिटी देनी है, क्या देनी है, इतनी वेलोसिटी देनी है ताकि ये अर्थ पे गिर न जाए, ताकि ये अर्थ के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व हो जाए। अर्थ के अराउंड आपको रिवॉल्व करानी है सैटेलाइट, जो वेलोसिटी आप दोगे एक सैटेलाइट को ताकि ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो, उसी वेलोसिटी का नाम ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या नाम है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी किसको देनी है, सैटेलाइट को, ताकि ये क्या करे, अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व को, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो, जो वेलोसिटी रिक्वायरमेंट है उसी वेलोसिटी का नाम ऑर्बिटल वेलोसिटी। चलो ये हम मानेंगे हाइट है, माउंटेन की हाइट है h, और अर्थ का रेडियस है r, और सैटेलाइट का मास है स्मॉल m। अगर सैटेलाइट घूम रही है अर्थ के अराउंड, कौन सा फोर्स इसको घुमाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, m v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट रेडियस, ऑर्बिट की रेडियस है टोटल रेडियस, उसमें कैपिटल R और h आएगा, एम वी स्क्वायर, चलो हम कैपिटल R प्लस H का नाम स्मॉल r रखेंगे, चलो बेटा है ना, टोटल डिस्टेंस इसको हम रखेंगे स्मॉल r, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ये है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा जरा ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर, इन दो के बीच में, अर्थ और सैटेलाइट के बीच में, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये रहा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हुआ 1 ये हुआ 2। अरे कौन देगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सो हम 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय r इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r के साथ गया, स्मॉल m के साथ गया बेटा, तो आपको v किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल r, यही है बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा स्मॉल r का वैल्यू कितना, r प्लस h, ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय r प्लस h, ये बेटा आपका आंसर है फाइनल। अब आप देखो बेटा, अब मसला यहां पे है, अगर हाइट स्मॉल है, अगर हाइट क्या है स्मॉल,
तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जरा वी नॉट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर। ये आपकी फाइनल फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर, ये आपकी फाइनल फॉर्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी की। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ। अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी जो है, अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी जो है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी ऑन अनदर प्लेनेट, दूसरे, ये एस्केप वेलोसिटी अर्थ पे है, एस्केप वीई में लिखूंगा, एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ आपको दूसरे प्लेनेट पे निकालनी है। दिस प्लेनेट का मास जो है वो 100 टाइम्स मास ऑफ अर्थ है, और इसकी जो रेडियस है वो 10 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है। जरा एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ की फॉर्मूला लगाओ, जी एम डिवाइडेड बाई आर। वेरी गुड। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी ऑन प्लैनेट? प्लैनेट पे बोलो फॉर्मूला, जी तो जी है, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट था, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर। चलो प्लैनेट पे बोलो बेटा, अंडर रूट ऑफ जी, अच्छा एम के बदले आएगा 100 टाइम्स एम ई आएगा ना प्लैनेट पे, और रेडियस आएगा 10 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है बेटा। एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ वो आएगा अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर, और मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ। और यहां पे वेलोसिटी ऑन प्लैनेट आएगा आपको अंडर रूट ऑफ, ठीक है देखो बेटा 10 10 के साथ गया, आपको आएगा 10 टाइम्स जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई। ठीक है, अच्छा इन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो आराम से। अब सर एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ डिवाइड बाई एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, अंडर रूट ऑफ सारा कैंसिल हो जाएगा, 1/10 आएगा। सो क्रॉस करो बेटा, एस्केप वेलोसिटी ऑन प्लैनेट रूट 10 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अर्थ। वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना है, एस्केप वेलोसिटी 11.2, सो वेलोसिटी ऑन प्लैनेट आपको आएगा रूट 10 टाइम्स 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 को रूट 10 मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर आएगा। चलो बेटा नेक्स्ट, मून हैज नो एटमॉस्फेयर, वाई? अरे मून के पास एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? चलो ये मून ले लो बेटा, मून जो है, मून के पास जो भी गैसेस है, ठीक है, हाइड्रोजन है, जो भी गैस है, जो भी एटमॉस्फेयर के गैस है, उनकी जो RMS वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और एस्केप वेलोसिटी आप मानो वीई। वीई व्हाट इज वीई? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू बहुत कम है। मून जो है, आप मानो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, मून के पास एस्केप वेलोसिटी शायद है बेटा 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इससे ज्यादा है। अरे जो गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है ना। अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, क्या गैस वहां पे रहेगा? नहीं, वो एस्केप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे RMS वेलोसिटी ऑफ गैसेस ऑन मून, इट इज ग्रेटर देन देयर एस्केप वेलोसिटी, वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। तो अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, वो सारे गैसेस एस्केप हुए हैं, एस्केप हुए, एज अ रिजल्ट एटमॉस्फेयर ऑफ मून प्रेजेंट ही नहीं है। अरे एटमॉस्फेयर में गैसेस है ना, वो सारे उड़ गए हैं बेटा, उड़ गए। Why atmosphere of Jupiter contains light gases, generally hydrogen, whereas Earth's atmosphere has little of hydrogen gas? रीजन आप सही, सेम रीजन होगा बेटा। ठीक है, ये बोलता है बेटा जुपिटर जो है, जुपिटर प्लेनेट, इसमें लाइट गैसेस है, लाइट गैसेस ज्यादा है। ठीक है, लाइट गैसेस है। अगर अर्थ की बात करेंगे, इसमें जो लाइट गैसेस है ज्यादा, इसमें लाइट गैस जो है वो बहुत कम है, बहुत लेस है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा? चलो बेटा आप मुझे बोलो बेटा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाई एम। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। आप बोलोगे सर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसी भी गैस की, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास कम, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा। सो लाइटर गैस जो है, लाइटर गैसेस, पहली बात इनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो मोर है, वो ज्यादा है।
गैसेस लाइट है, लाइटर गैसेस मीन इनका मास कम, अगर मास कम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा। ये हुआ मसला नंबर 1। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा। दूसरा है बेटा, दूसरा मसला है बेटा एस्केप वेलोसिटी का। दूसरा मसला किसका है बेटा? एस्केप वेलोसिटी का। सो आप बोल सकते हो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। अब एस्केप वेलोसिटी जो है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ जो है ये कम है एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर से। अब किसकी एस्केप वेलोसिटी कम? अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कम, जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी ज्यादा। आप मानो फॉर एग्जांपल अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 है, जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी इससे ज्यादा है, वो होगी लेट सपोज 23 में लिखू, 22 लिखूंगा, 22.4, ये मैंने समझाने के लिए। अब गैस जो है, लाइटर गैस जो है जिनमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा है, वो किस में ज्यादा भागेंगे, किस में नहीं भागेंगे? ये जो है अर्थ में वो भागेंगे बेटा, अर्थ से वो भागेंगे। क्यों? अर्थ में एस्केप वेलोसिटी कम है, अर्थ में। सो लाइटर गैस जो है बेटा, लाइटर गैस जो है वो अर्थ से एस्केप होंगे बेटा। क्यों? अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कम है, जुपिटर से नहीं भाग सकते बेटा। क्यों? क्योंकि जुपिटर में एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है। लाइटर गैसेस अगर है, उनको निकलने के लिए बहुत ज्यादा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जरूरत है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, ये रीजन है। ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। वाई तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिकली सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। रॉकेट्स को क्यों लॉन्च किया जाता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? क्योंकि अर्थ की जो रोटेशन है, अर्थ की जो रोटेशन है दैट इज आल्सो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ की रोटेशन भी कहां? वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ की रोटेशन कहां? वेस्ट से ईस्ट की ओर। ठीक है, अर्थ की रोटेशन वेस्ट से ईस्ट की ओर, रॉकेट्स भी लगाते हैं वेस्ट से ईस्ट की ओर, क्योंकि ये जो है इसको हेल्प करता है बेटा। अर्थ की स्पीड जो है उसको एडअप होती है, तो वो इससे फायदा मिलता है। डिड्यूस न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ फ्रॉम केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ से आपको न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ निकालना है। ठीक है बेटा, चलो बेटा, क्या है केपलर्स लॉ? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अरे यही तो है ना केपलर्स लॉ। अच्छा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्या? टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आर क्यूब। ठीक, चलो बेटा। अच्छा, ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। जरा टी किसके बराबर आएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। ये टी यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 पाई बाई ओमेगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर स्क्वायर। यही तो है बेटा। ठीक है बेटा, जरा क्या आएगा? 4 पाई स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के आर स्क्वायर। ये आया बेटा। अब ओमेगा बेटा, ओमेगा में फोर्स घुसाना है। जरा ओमेगा में कैसे फोर्स घुसाओगे आप? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एफ किसके बराबर होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। जरा ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा? एफ डिवाइडेड बाई एम आर। अच्छा, यहां पे लगाओगे, जरा आपको क्या आएगा? 4 पाई स्क्वायर, नीचे है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर के बदले क्या लिखोगे आप बेटा? एफ बाई एम आर इज इक्वल टू, ये सब्स्टिट्यूशन करो, 4 पाई स्क्वायर, नीचे है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर के बदले आपने एफ बाई एम आर यूज किया, इक्वल टू के आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे बेटा एक कैलकुलेशन, आर क्यूब है, गलती से हुआ है, आर क्यूब है। ठीक है, ये आर क्यूब, आर क्यूब है। ठीक है बेटा, चलो बेटा, क्या आएगा? ऊपर जाएगा बेटा एम आर 4 पाई स्क्वायर बाई एफ इक्वल टू के आर क्यूब। एक आर के साथ गया, जरा क्या आपको आएगा बेटा? एम इंटू 4 पाई स्क्वायर बाई एफ। यही तो है, राइट साइड से आप हो गए के आर स्क्वायर। ठीक है, तो एफ किसके बराबर आएगा आपको? एफ आएगा एम इंटू 4 पाई स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई के
आर स्क्वायर। ये क्रॉस मैंने किया बेटा, बाकी कुछ नहीं किया। सो आपको आए बेटा एफ इक्वल टू एम इंटू 4 पाई स्क्वायर/k r स्क्वायर। आप देखो बेटा एफ जो है बेटा मैं लिख सकता हूं 4 पाई स्क्वायर/k इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये जो 4 पाई स्क्वायर k है, 4 पाई स्क्वायर k, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम है बेटा। ठीक है, ये 4 पाई स्क्वायर/k जो है, ठीक है बेटा, ये जो 4 पाई स्क्वायर k है दैट इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम। ठीक है, ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करो वापस, जरा क्या आएगा फोर्स, सब्स्टिट्यूट करो या इस वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन का नाम रखो इक्वेशन नंबर 2। एफ किसके बराबर आएगा, 4 पाई स्क्वायर/k के बदले क्या लिखोगे, जी कैपिटल एम, और बाहर क्या है, स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये रहा आपका क्या, न्यूटन्स लॉ। कहां से डिराइव किया, केप्लर्स लॉ से। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या अ मैन कैन जंप ऑन मून सरफेस 6 टाइम्स एज हाई ऑन अर्थ। मून की सरफेस पे जो हाइट है वो 6 टाइम्स हाइट ऑफ अर्थ है। ये है बेटा अर्थ और ये रहा मून। इंसान ने अर्थ पे जंप की, हाइट अगर h होगी, मून पे जंप की, मून पे हाइट h नहीं 6 टाइम्स h होगी, 6 टाइम्स ज्यादा हाइट होती है। कैसे, क्यों, रीजन, चलो बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ अगर g है, मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g/6 है। होए, आपको पता है हाइट जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे कितनी डिक्रीज हुई, 1/6 टाइम्स। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून 1/6 टाइम्स डिक्रीज हुई, हाइट जो है 6 टाइम्स इंक्रीज होगी। ठीक है बेटा, 6 टाइम्स इंक्रीज होगी। वेरी गुड। Explain why a 5 kg mass weighs more at poles than at equator। चलो 5 kg मास है, 5 kg मास, 5 kg मास का मास पोल्स पे क्यों ज्यादा होता है, इक्वेटर पे क्यों कम। चलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे कम होती है, पोल्स पे ज्यादा होती है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स इज मोर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। सो वेट मास नहीं, वेट एट पोल्स इज ग्रेटर देन वेट एट इक्वेटर। पोल्स पे ज्यादा वेट होगा इक्वेटर के वेट से बेटा। चलो, कैन वी यूज अ क्लॉक हैविंग पेंडुलम इन अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। Why cannot we use a clock having pendulum in a satellite? सैटेलाइट में क्लॉक विद पेंडुलम यूज क्यों नहीं कर सकते, वो क्लॉक जो पेंडुलम पे बेस्ड है वो क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि सैटेलाइट में इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है। इफेक्टिव वैल्यू कितना, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0। अगर सैटेलाइट में हम पेंडुलम डालेंगे वो टाइम पीरियड इंफिनिटी दिखाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2π√L/g डैश होता है। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g कितना, 0, टाइम पीरियड इंफिनिटी। इसका मतलब है ये क्लॉक जो है ये चलेगा ही नहीं, पेंडुलम वाला क्लॉक चलेगा ही नहीं सैटेलाइट में, वहां पे स्प्रिंग बेस्ड क्लॉक चलता है बेटा। चलो, वाई एप्पल फॉर अर्थ, तो आपको पता ही है, एप्पल छोड़ो ये क्वेश्चन। अर्थ इज कंटिन्यूअसली पुलिंग मून टुवर्ड्स इट्स सेंटर, व्हाई डज नॉट मून फॉल ऑन अर्थ। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। ये अर्थ है, ये मून है बेटा। ठीक, अर्थ तो इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो ये अर्थ के ऊपर गिर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि नहीं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी ओर नहीं खींचेगा, ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ये घूमेगा। चलो, कोई इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे आप बेटा, व्हाट विल हैपन टू टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इफ इट इज टेकन फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू मून। अगर हमने पेंडुलम को लिया कहां, अर्थ से मून लिया,
ये अर्थ है, ये मून। पेंडुलम को हमने अर्थ से मून लिया तो टाइम पीरियड को क्या होगा, टाइम पीरियड। अच्छा, यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपको पता है बेटा कम होता है। कितना कम होता है, g/6। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हुआ, टाइम पीरियड ज्यादा, बिकॉज t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हुआ, टाइम पीरियड ज्यादा हुआ। सो टाइम पीरियड ज्यादा हुआ, ये जो है पेंडुलम इट विल ऑसिलेट स्लोअर, क्योंकि इसको ज्यादा टाइम लगाना है, ये आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। चलो बेटा, व्हाट इज द रीजन फॉर वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। सैटेलाइट में वेटलेसनेस क्यों होता है, क्योंकि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 आता है। वाई इज न्यूटन्स लॉ कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। न्यूटन्स लॉ को क्यों यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये वैलिड है क्योंकि ये जितने भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे यूनिवर्स में, कहीं पे भी दो ऑब्जेक्ट्स है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, इनके बीच में ये वैलिड है, चाहे बीच में कोई भी मीडियम हो, ये हर किसी के लिए वैलिड है। इसीलिए इस लॉ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ। डिफाइन जी को डिफाइन करो फॉर यूनिवर्सल लॉ से। अच्छा, f किसके बराबर है, g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अच्छा, g किसके बराबर आएगा बेटा, f r स्क्वायर बाय m1 m2, यही तो है। चलो बेटा, r रखो 1 मीटर के बराबर, m1 रखो 1 kg, m2 रखो 1 kg, ठीक है। जरा g किसके बराबर आएगा, f r के बदले 1 स्क्वायर, 1 और 1, ठीक है। g किसके बराबर आएगा, f। सो क्या डिफाइन करोगे आप, बोलोगे सर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये है 4 ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही है। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब मास होगा 1 kg बिटवीन द, हर किसी ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स 1 मीटर के बराबर, तब जो g है उसी g का नाम f है। इनर्शियल मास और, तो ये तो आप लॉज ऑफ मोशन में भी देखते हो। ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन में क्या फर्क है, ग्रेविटी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, ग्रेविटेशन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस। व्हाट इज वेट ऑफ बॉडी एट सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे वेट ऑफ बॉडी कितना होगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, 0। सो वेट ऑफ बॉडी जो है सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 के बराबर आएगा। तो ये जल्दी जल्दी मैंने बना के दिया आपको लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का वीडियो, जो आपको काम आएगा कल के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है बेटा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स टुमारो। रॉक द पेपर।